हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम प्रकाश चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम दूसरे पार्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है देखते हैं। तो गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का भाग है जिसके एक पृष्ठ पर कलई होती है, यानी कि एक तरफ कलर किया होता है तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक होता है। गोलीय दर्पण को जो है दो प्रकारों में बांटा गया है, या ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है इसमें अवतल दर्पण। पहला है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, वह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। ये हमारा अवतल दर्पण है, यानी कि ये जो उभरा हुआ पार्ट है यहाँ पर हमारा कलर किया हुआ पार्ट है। जो इस तरीके से हम दिखाए हैं इसको, ये हमारा उभरा हुआ पार्ट है और इसको ये कलर किया हुआ है। और ये अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, ये हमारा अंदर का पार्ट है जिसे परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। ये हमारा ऊपर कलर किया, इसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसके तल पर कलई होती है, यानी कि अंदर वाले भाग में इसके कलई होती है, यानी कि कलर किया हुआ पार्ट ये अंदर का भाग है तथा परावर्तन बाहरी उभरी हुई सतह से होता है। ये बाहरी उभरी हुई सतह से परावर्तन होता है इसका, वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। यही हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे देखते हैं इसका दर्पण का जो है सूत्र। ये है हमारा जो है एक जो है ये हमारा दर्पण है, यानी कि दर्पण है, मान लीजिए ये हमारा पोल है और ये हमारा हो गया फोकस दूरी। ये हमारा पोल है, ये हमारी फोकस दूरी है। और फोकस दूरी से यहाँ पर अगर हम सेंटर पे, ये हमारा सी से जो है सेंटर हो गया। अगर इसी सी पर हम कोई वस्तु रखते हैं तो वस्तु के जो है विपरीत दिशा में उसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पर उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर फोकस दूरी को दोस्तों एफ से जो है प्रदर्शित करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी से प्रदर्शित करते हैं और सेंटर को यानी केंद्र को सी से प्रदर्शित किया जाता है और ध्रुव से वस्तु की दूरी को जो है दोस्तों यू से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर जो सूत्र बनेगा हमारा वो बनेगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा सूत्र बनेगा। आगे देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई यल व वस्तु की ऊंचाई ओ के अनुपात के दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं रेखीय आवर्धन यानी कि यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को दोस्तों यल से प्रदर्शित किया गया है बटे वस्तु की ऊंचाई को ओ से प्रदर्शित किया गया है। या फिर ये सूत्र हो गया हमारा। और इस तरीके से अगला यही सूत्र दोस्तों इस तरीके से जो शॉर्ट में लिखा जाएगा वो है यम बराबर v/u होगा। ये हमारा सूत्र इसका। आगे देखते हैं अब अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए जो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है दोस्तों वो समान होता है। आगे है जब m ग्रेटर देन 1 या धनात्मक तब प्रतिबिंब आभासी होता है तथा सदैव सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। आगे है जब m < 1 या ऋणात्मक तब प्रतिबिंब वास्तविक होता है सदैव उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा और बराबर अथवा बड़ा हो जाता है या बड़ा हो सकता है।
आगे है यम लेस देन 1 होने पर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक होती है। यहाँ पर जो लेस देन का अर्थ है दोस्तों, ग्रेटर देन का अर्थ है कि एक से जो है यम बड़ा है। यहाँ पर लेस देन का जो अर्थ है कि यम जो है यम से छोटा है एक। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर यम बड़ा है एक से, यहाँ पर एक बड़ा है और यम छोटा है। यहाँ पर है ग्रेटर देन यम, फिर एक है तो यम बड़ा है और एक छोटा है। यहाँ पर देखते हैं यम जो है यम लेस देन 1 है तो यानी एक बड़ा है और यम यहाँ पर छोटा है। तो देखते हैं यम लेस देन 1 होने पर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी होती है। अब देखते हैं आगे, अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन यम, यानी कि रेखीय आवर्धन को यम से लिखा जाता है, यानी कि डिनोट किया जाता है। धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, परंतु उत्तल दर्पण में यम का मान केवल धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में केवल यम का मान धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। अब आगे देखते हैं दर्पणों का उपयोग में देखते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं किन किन चीजों में होता है। तो टार्च में होता है। टार्च वाहनों की अग्रिम लाइटों, यानी कि टार्च में होता है और वाहनों की जो गाड़ियों की आगे की लाइटों में होता है। परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है इसका। दूसरा है इसी में दाढ़ी बनाने में किया जाता है, जो औजार द्वारा दाढ़ी बनाई जाती है उसमें भी किया जाता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाशों को फोकस करने के लिए किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीजों में होता है। तो वाहनों में चालक दिशा में लगाकर पीछे आने वाले वाहनों का परिदृश्य देखने के लिए, यानी कि जो शीशा होता है लगा होता है, उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से माना वायु से दूसरे पारदर्शक माध्यम में, यानी कि वायु से कांच में जाता है, तो इसका कुछ भाग पहले माध्यम में वापस आ जाता है तथा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। जब यह दूसरे माध्यम से गुजरता है तो इसकी संचरण दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है। यह परिघटना ही हमारा अपवर्तन कहलाता है या कहलाती है। अब देखते हैं अपवर्तन के नियम। इसमें फर्स्ट देखते हैं तो अपरिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपरिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इस फिगर द्वारा देखते हैं दोस्तों, तो ये जो बीच की लाइन है हमारी डैश करके लिखे, ये है हमारा अभिलंब और ये हमारी लाइन है। इसमें देखते हैं दोस्तों, ये हमारा वायु वाला पार्ट है और ये हमारा कांच वाला पार्ट है। अब ये किरण आपतित किरण हमारी वायु से गुजरती है, वायु से जा रही है, हमारी कांच में जा रही है। जब ये किरण आपतित किरण हमारी वायु से जा करके कांच में प्रवेश करती है, तो अगर वायु आपतित किरण हमारी वायु से जा करके कांच में प्रवेश करती तो इसको सीधा सीधा यहाँ से जाना चाहिए था, गुजर के सीधा सीधा यहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ना जा करके ये सीधा सीधा अभिलंब के पास थोड़ा आ जाती है, अभिलंब की तरफ ये झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ आ जाती है। ये हमारा अभिलंब है, देखिए यहाँ से ना जा करके ये थोड़ा अभिलंब की तरफ आ जाती है, खींच जाती है, यानी कि अभिलंब की तरफ आती हुई दिख रही है, आ जाती है। तो ये हमारा ये जो किरण यहाँ पर झुक गई, इसके पास अभिलंब के पास आई हुई है, इसको कहेंगे हम अपरिवर्तित किरण। आपतित किरण जो है यहाँ से वायु में से जाकर कांच में जब जाती है तो अभिलंब की तरफ आ जाती है, आपतित किरण होगी, ये हमारी आपतित किरण है। अब देखते हैं ये वायु में जो विरल माध्यम में है वायु में, और जो सघन माध्यम में है ये कांच में है।
तो विरल माध्यम से यानी कि वायु से सघन माध्यम में कांच में ये आपतित किरण हमारी प्रवेश करती है और ये हमारा यहाँ से अभिलंब की तरफ आ जाती है, तो ये हमारा अपरिवर्तित किरण हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अब हमारी जो ये हमारा बीच का अभिलंब है, यहाँ से हमारी आपतित किरण रेखा गुजर रही है, तो ये सघन माध्यम से हमारे यानी कि कांच में से सघन माध्यम से कांच में से विरल माध्यम में वायु में आ रही है। तो आपतित किरण यहाँ से जो हमारी रेखा सघन माध्यम से गुजरी यानी कि कांच से विरल माध्यम में आते आते यहाँ से ये अभिलंब से जो है ज्यादा दूरी तय कर ली, यानी कि अभिलंब से फैलाव ज्यादा हो गया, यानी कि अभिलंब से दूर हो गई, ज्यादा दूर हो गई। तो ये हमारा अपरिवर्तित किरण है, अपरिवर्तित किरण है हमारी, अभिलंब से ये ज्यादा दूरी पर हो गई, यानी कि तिरछा हो गई। यहाँ से आना चाहिए था, यहाँ से वो अपनी दिशा से मुड़कर और थोड़ी उधर चली गई। किस कारण गई दोस्तों? सघन माध्यम यानी कि कांच में जो है घनत्व ज्यादा होता है और वायु में घनत्व कम के कारण ये अपनी दिशा से जो है उधर थोड़ी हो गई, खिसक गई, यानी कि अभिलंब से दूर हो गई। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? दूसरा है, इसमें दूसरा पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन में, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या जो है साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात एवं एक नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसका सूत्र होता है 1μ2 बराबर sin 1 बटे sin r होता है। इसे जो है दोस्तों स्नेल का नियम भी, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का एक ऐसा मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, और इस स्थिति में अपरिवर्तित किरण सतह के स्पर्श करती हुई यानी कि छूती हुई गुजरती है, यानी कि छूती हुई जाती है। आपतन कोण के इस विशेष मान को क्रांतिक कोण कहते हैं, यानी कि क्रांतिक कोण को दोस्तों C से प्रदर्शित करते हैं, क्रांतिक कोण से कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये हमारा अभिलंब हुआ और ये हमारी रेखा है। यहाँ से जब हमारा अपरिवर्तित किरण आ रही है तो अपरिवर्तित किरण यहाँ से आई और ये इस तरीके से इस दिशा में मुड़ गई। यहाँ से आते हुए आपतित किरण जो है दोस्तों यहाँ से आती हुई और यहाँ से अपरिवर्तित किरण में बदल गई, यानी कि इस दिशा में चली गई। तो ये तो जो किरण आ रही है इसे हम आपतित किरण कहेंगे दोस्तों, और जो इधर जा रही है दोस्तों इसे अपवर्तित किरण कहेंगे। तो यहाँ से आई और इस दिशा में मुड़ गई। अब यहाँ देखते हैं जो ये हमारा बीच का कोण बना इसे हम क्रांतिक कोण कहेंगे, C से प्रदर्शित किया जाता है इसे। और जो इस माध्यम से आई हमारी आपतित किरण जो है इस माध्यम से जो आई ये हमारा सघन माध्यम था कांच, यानी कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सघन माध्यम यानी कांच से आई और विरल माध्यम में आई यानी कि वायु में आई। तो वायु में कांच में घनत्व ज्यादा होने के कारण वायु में घनत्व कम होने के कारण ये दिशा दोस्तों इस तरीके से बदल गई अपना। और ये कोण जो होता है हमारा ये होता है 90 अंश का। अब इसका सूत्र जो बनेगा दोस्तों अपवर्तनांक म्यू बराबर 1 बटे साइन C बनेगा। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरणों के लिए यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। दूसरा है इसी में मृग मरीचिका।
मृग, मरीचिका, हीरे का चमकना एवं प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों अब लेंस। लेंस किसे कहते हैं या फिर लेंस क्या होता है देखते हैं। तो दो गोलीय सतहों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम ही हमारा लेंस कहलाता है। यह दो प्रकार से होता है। लेंस दो प्रकार से होता है दोस्तों। पहला तो है उत्तल लेंस और दूसरा है हमारा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो पहले देखते हैं उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस दो सतहों, उत्तल लेंस दो गोलीय सतहों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल अपवर्तक सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम ही लेंस कहलाता है। तो ये दोस्तों उत्तल लेंस है हमारा। ये किनारों पर जो है चपटा और बीच में मोटा होता है। किनारों पर जो है चपटा होता है और बीच में जो है पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ कहलाएगा। तो बीच में जो है मोटा होता है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। इसे दोस्तों अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं उत्तल लेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो है इसमें उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का फिगर ये है दोस्तों, ये बनाया है हमने। बीच में मोटा और किनारों पर चपटा, ये तो पहला हो गया हमारा। और दूसरा है हमारा समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस जो है दोस्तों, ये है इसका फिगर दूसरे का, ये है इस तरीके से। किनारों पर चपटा होता है, बीच में मोटा होता है, लेकिन दोस्तों ये पतला है, यानी कि आधा भाग का है। ये होता है समतल होता है, इसी को समतल उत्तल लेंस कहते हैं। और तीसरा है हमारा अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस जो है हमारा, ये आधे चंद्रमा के आकार का होता है। तीसरा है हमारा, ये फिगर है इसका अवतलोत्तल लेंस का। अब देखते हैं इसमें उत्तल अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। उत्तल को दोस्तों अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं एक पॉइंट पर प्रकाश का मिलना ही अभिसारी लेंस कहलाता है, या फिर आपतित समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये हमारा बीच में जो है दोस्तों लेंस है, और सारी जो है किरणें जो है हमारी लेंस में से गुजर कर ये एक पॉइंट पर मिल रही है, यानी कि एक फोकस पर मिलना ही जो है दोस्तों, ये प्रक्रिया ही हमारी अभिसारी लेंस कहलाता है। सारी किरणों को दोस्तों लेंस से गुजर कर सारी किरणें एक पॉइंट पर मिलना है, यानी कि एक फोकस पर मिलना ही अभिसारी लेंस या अवतल लेंस कहा जाता है। अब देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है। दो गोलीय अथवा एक गोलीय एवं एक समतल सतहों के बीच घिरा पारदर्शी माध्यम, जो किनारों पर तो मोटा होता है पर बीच में पतला होता है, वह हमारा अवतल लेंस कहलाता है। ये दोस्तों अवतल लेंस का फिगर है, यानी कि किनारों पर जो है मोटा होता है, किनारों पर इस किनारे पर मोटा होता है और बीच में जो है दोस्तों पतला होता है। ये फिगर हमारा अवतल लेंस का है। और इसे दोस्तों अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी लेंस भी इसे कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अवतल या फिर अपसारी लेंस। अवतल को दोस्तों अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं इसमें आपतित समानांतर किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, या फिर किरणों का फैल जाना ही अपसारी लेंस हमारा कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे ये हमारी किरणें हैं, यहाँ पर हमारा मान लीजिए फोकस है, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ तक किरणें सभी आई हमारे, यहाँ फोकस तक सभी किरणें आई। इसके बाद किरणें सब फैल गई। ये किरण यहाँ से यहाँ फैल गई, ये वाली यहाँ से, ये वाली यहाँ से, और ये यहाँ से। फोकस दूरी से ही हमारे सभी किरणें आपस में फैल गई। इसी को दोस्तों
अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो हमारा लेंस ही है और यहाँ से किरण हमारी फैल गई। ये प्रक्रिया हमारी अपसारी लेंस कहलाता है। अब देखते हैं अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो है इसमें अभयावतल लेंस। अभयावतल लेंस है, ये इस प्रकार से बनता है। किनारे पर जो है चौड़ा होता है दोस्तों, बीच में चपटा होता है यानी कि पतला होता है। किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है, ये हमारा अभयावतल लेंस होता है। और दूसरा है हमारा समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस होता है दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार होता है कि यहाँ पर एक तरफ तो जो है बराबर होता है हमारा, उसके बाद ऊपर और नीचे जो है चौड़ा होता है और बीच में इधर बाएं तरफ जो है हमारा बीच में ये गहरा यानी कि धंसा हुआ होता है, पतला होता है बीच में। यहाँ पर किनारे पर तो चौड़ा ये भी होता है, एक तरफ से जो है पतला होता है और एक तरफ से जो है बराबर होता है। इसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। तीसरा है हमारा उत्तला अवतल लेंस। उत्तला अवतल लेंस जो है ये इस तरीके से होता है दोस्तों, बीच में जो है पतला होता है, यहाँ पर भी बीच में पतला होता है और किनारे पर जो है चौड़ा होता है। इस तरीके से ये फिगर बनता है उत्तला अवतल लेंस का। अब देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? वह सूत्र वस्तु की दूरी जो है दोस्तों u से प्रदर्शित किया गया है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी जो है दोस्तों v से प्रदर्शित किया गया है इसमें, और तथा फोकस दूरी f के बीच का संबंध दर्शाता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे सूत्र जो बनेगा हमारा लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होगा, ये लेंस का सूत्र। अब देखते हैं आगे। लेंस सूत्र सामान्य किसी भी गोलीय लेंस के लिए सभी स्थितियों में समान ही रहता है दोस्तों, सामान्य ही रहता है। आगे देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखते हैं यम बराबर हमारा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, अथवा या फिर इस तरीके से यम बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर h2 बराबर h2/1 h2/h1 होगा। यहाँ पर देखते हैं यम बराबर h2/h1 और यम बराबर v/u होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब देखते हैं यदि रेखीय आवर्धन धनात्मक है तो, यदि रेखीय आवर्धन हमारा धनात्मक है तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। अगर यदि हमारा रेखीय आवर्धन ऋणात्मक है तो दोस्तों प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।